Hello everyone, welcome to IQ Tab. Now in this particular topic, we are again going to talk about a potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. तो ये जो टर्म है हाइपर ग्लोबलाइजेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट रीजंस। पहली चीज़ तो आज जो बजट पास हुआ है ऑफ 2024-25 के लिए जो इंटरिम बजट यानी कि जो शॉर्ट टर्म बजट पास हुआ है उस पर्टिकुलर बजट के अंदर भी हाइपर ग्लोबलाइजेशन टर्म को बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया गया है। पहली चीज़ तो एंड सेकंड चीज़ हाइपर ग्लोबलाइजेशन पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रह रहा है। सो देर इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन टर्म जो है इस बार डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। सो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड को ब्रेक कीजिए। पहला वर्ड ग्लोबलाइजेशन जो आप सब जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है जहां पर हम सिर्फ एक कंट्री को ना देख करके पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल इकोनॉमिक मार्केट की तरह देखते हैं, पूरे वर्ल्ड को यानी कि पूरे ग्लोब को। और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं सब के सब इसकी सेपरेट यूनिट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं और हर एक यूनिट जो है कुछ ना कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल मार्केट की तरह काम करता है और जितने भी कंट्रीज हैं वो सब इसमें कुछ ना कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरे ग्लोब को एक सिंगल मार्केट बना दिया हमने। अब हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब समथिंग दैट हैज इंक्रीज्ड, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन वर्ड को जब आप प्लस करते हो, ऐड करते हो, तो हाइपर का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन टर्म था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। एंड दैट इज़ वाई इस पर्टिकुलर टर्म को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहाँ पर हाइपर ग्लोबलाइजेशन वर्ड से सिंबलाइज किया जा रहा है। ठीक है, समझते हैं हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ही ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 30 to 40 ईयर्स। अगर 1990 से देखें, 1990 से इंडिया में देखो एलपीजी आया, सो एलपीजी रिफॉर्म्स है तो उसके कारण भारत ने अपने मार्केट को ओपन किया। बट माइंड यू दैट इंडिया वॉज नॉट दी ओनली कंट्री। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं था जिसने 1990s में अपने मार्केट को ओपन किया था। भारत के अलावा ऑलमोस्ट 67 और भी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने 1990 के दशक के अंदर अपने मार्केट को कहीं ना कहीं ओपन किया था, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई, जिसके कारण 1990 के दशक से ये देखा गया कि जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट सिंबलाइज होना स्टार्ट हो गया, काफ़ी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर गया वर्ल्ड के अंदर। और अभी भी 21st सेंचुरी में जो हम रह रहे हैं राइट नाउ, वी आर इन 2024, तो हम 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं। तो अभी भी जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नाउ देखिए, हमने देखा है कि जो ग्लोबलाइजेशन था उसमें जितनी तेजी से गुड्स, सर्विसेज, कोई भी चीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती थी, वो जो स्पीड है, वो जो फ्रीक्वेंसी है कि गुड्स के मूवमेंट का, वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई है, मतलब और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और ज़्यादा डीप हो गई है। क्या क्या चीज़ें देखिए मूव करती है? गुड्स की मूवमेंट होती है, मतलब सामान की अदला बदली, सामान को एक कंट्री बना रहा है बट वो दूसरी कंट्री को बेच रहा है। फिर सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी लेट्स से वैकेशन पे जाते हैं, वैकेशन पे आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिर साथ ही साथ कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगी। एंड फाइनली पीपल, पीपल का भी तो मूवमेंट होता है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। सो ग्लोबलाइजेशन के अंदर गुड्स का मूवमेंट, सर्विसेज का मूवमेंट, कैपिटल यानी कि पैसे का मूवमेंट, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा का मूवमेंट, एंड साथ ही साथ पीपल का मूवमेंट जो है वो भी काउंट किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ आ गई। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के 3 मेन डायमेंशंस हैं और तीनों ही डायमेंशंस हाइपर ग्लोबलाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। नाउ एक चीज़ जो हम जानते हैं वो है इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक डायमेंशन जैसा हमने बात की कि कैपिटल जो है ना कि पैसा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का। मतलब एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को कुछ बेचती है फिर कुछ खरीदती है तो बदले में वो पैसा देती है, और जब वो पैसा देती है तो ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे जो मनी सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है कल्चरल। देखिए अभी हम नीचे जाकर इसको पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी, बट अगर शॉर्ट में समझें तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि जब एक कंट्री का जो कल्चर है वो किसी दूसरी कंट्री के कल्चर से मिलेगा तो आपस में कुछ ना कुछ कल्चरल एक्सचेंजेस भी होंगे। जैसे मान लेते हैं कि भारत
इंडिया के अंदर योग बहुत फेमस था, मेडिटेशन वर्ड बहुत फेमस था, विपासना आपने सुना होगा, विपासना का कंसेप्ट बहुत फेमस था इंडिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी चली गई है, वेस्टर्न कंट्री के अंदर भी चली गई है, जिससे कि हमारा योगा, मेडिटेशन, विपासना ये जो कंसेप्ट था अब वो सिर्फ भारत का ना रह करके, मतलब देखिए ऑल्दो ओरिजिनेट ये भारत में हुआ है, ओरिजिनेशन का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो हमेशा भारत के पास रहेगा, बट राइट नाउ ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है, काफ़ी पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ के बारे में मालूम चल गया है। सिमिलर लाइंस पे अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न कल्चर है, आप वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस देख लीजिए, वेस्टर्न म्यूजिक का टेस्ट देख लीजिए, वेस्टर्न फूड की बात कीजिए, देखिए कितनी तेज़ी से वो भारत के अंदर आया है। अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस की बात करते हैं तो आज आप देखेंगे कि जो फैशन ट्रेंड्स हैं, फैशन ट्रेंड्स काफ़ी तेज़ी से वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप म्यूज़िक का ट्रेंड देखेंगे तो आज भी इंग्लिश हिप हॉप जो है, फिर जो जितने भी अलग अलग टाइप के म्यूज़िक्स होते हैं उसमें भी अगर आप देखोगे काफ़ी तेज़ी से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं वेस्टर्न म्यूज़िक से। अगर आप फूड की बात करेंगे तो फूड हम ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड का जो फूड है राइट नाउ आप किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खा सकते हैं। इसे कहते हैं कल्चरल एक्सचेंजेस। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पॉलिटिकल एक्सचेंजेस हुए हैं, जहां पर एक लीडर जो है सेकंड लीडर से मिलते हैं, वो आपस में मिलकर के कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं जो कि किसी थर्ड कंट्री को भी इंपैक्ट कर सकता है, राइट। इसे कहते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इन सब डिस्कशन का मतलब ये था कि जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन होता है उसके अंदर ये तीनों ही जो डायमेंशंस है ग्लोबलाइजेशन के, ये तीनों ही इंपैक्ट होते हैं, तीनों ही अफेक्ट होते हैं और एक काफ़ी तेजी से इंक्रीज भी होते हैं। सो इकोनॉमिक डायमेंशन पैसे से रिलेटेड, कल्चरल डायमेंशन कल्चर यानी कि वेस्टर्नाइजेशन या इंडियनाइजेशन इन सब से रिलेटेड, एंड तीसरा है पॉलिटिकल डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ ये तीन चीज़ आपको समझ आ गई। इसके अलावा हमने देखा कि गुड्स का मूवमेंट, सर्विस का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट ये भी इतनी तेजी से हो रहा है कि इसके बीच में कोई भी बैरियर्स वगैरह नहीं है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जा रहे हैं या फिर सर्विसेज जा रहे हैं, राइट। ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू हो रही हैं, नो डाउट, बट कोई भी बैरियर्स यहाँ पर नहीं है। कुछ फीचर समझते हैं हाइपर ग्लोबलाइजेशन के। पहली चीज तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन के टाइम में देखा गया है कि देयर इज अ डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन का डीमटेरियलाइजेशन हो जाता है ना। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल को सिंपल वर्ड में आप देखिए तो गुड्स को मटेरियल्स बोला जाता है, मतलब किसी सामान को जिसको आप छू सकते हैं उसे मटेरियल बोला जाता है। सो डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि गुड्स जो है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में कम हुई है और जो सर्विसेज है, सर्विसेज की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो ध्यान रखिएगा कि मटेरियल यानी कि गुड्स जो है, गुड्स से ज़्यादा वैल्यू किसकी है? सर्विसेज की। अलग अलग टाइप के सर्विसेज की जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रही है इवन एट द ग्लोबल लेवल। और ये सेम ट्रेंड जो है वो हमने भारतीय इकोनॉमी में भी देखा है, इंडियन इकोनॉमी में भी देखा है। इंडियन इकोनॉमी में भी अगर आप देखेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं अपने सर्विसेज सेक्टर के अंदर। हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। सो उम्मीद करता हूं आपको पहला चीज समझ आ गया कि इट शोज डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का डीमटेरियलाइजेशन हुआ है। जो गुड्स का कल्चर था वो कम होकर सर्विसेज का कल्चर यहां पर लगातार इंक्रीज हुआ है। सेकेंड चीज है डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइजेशन। डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि टोटल हमारे यहाँ पर मान लीजिए 206 कंट्रीज हैं, तो जितने भी कंट्रीज हैं सबके पास डेमोक्रेटिक तरीके से ये राइट है कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री को अपना सामान बेच सकती है या फिर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से अपना सामान खरीद सकती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी बैरियर, कोई भी किसी भी तरीके का रोक टोक यहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन के फील्ड में नहीं मिलेगा। सो ये एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जो भी आउटपुट है आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकता कि अपना सामान आप सिर्फ उनको ही बेचें, राइट। इसे कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, हमने देखा है कि जितनी भी गरीब कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज यानी कि पुअर कंट्रीज को इनसे काफ़ी ज़्यादा घाटा भी हुआ है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पुअर कंट्रीज थी उसका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है। पुअर कंट्रीज को रॉ मटेरियल का एक फील्ड माना जाता है, मतलब रॉ मटेरियल का सोर्स माना जाता है। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं वो इनसे रॉ मटेरियल खरीद लेती है। मतलब जो पुअर कंट्रीज़ हैं ऑब्वियसली देखिए वो पुअर क्यों हैं? उनके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा लेबर नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट यानी कि कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है। तो उनके पास क्या है? उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक रिच कंट्री आएगी और रिच कंट्री आकर बोलेगी कि ऐसा करो, आप मेरे को अपना रॉ मटेरियल दे दो, तो वो उससे रॉ मटेरियल खरीद के ले जाएगी। इसी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके ये रिच कंट्री जो है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगी, जिस फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो इस रॉ मटेरियल से कम 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। और फिर यही फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इसी पुअर नेशन को बेच देगी, जिसके कारण ये इनके कंट्री में जो पैसा होता है वो और भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल इंडिया, एग्जाम्पल अफ्रीकन नेशंस, राइट। इन कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड को बहुत ही क्लोजली देखा है।
सो अब बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हाइपर ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमेशा जो पुअर कंट्रीज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो रिच कंट्रीज और जो पुअर कंट्रीज हैं उनके बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो रिच पीपल है, जो पुअर पीपल हैं, उनके बीच का गैप भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? बिकॉज देखिए, रिच कंट्रीज जो है या फिर जो रिच पीपल है वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। जब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ खरीदते हैं। अब देखो, जैसे इंडियन लोगों को मान लो, इंडिया में मान लो कोई रिच पर्सन है, तो रिच पर्सन है और अगर आप देखिए तो वो बहुत ही आसानी से किसी दूसरी कंट्री से मंगाकर कोई भी चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, बट एक पुअर पर्सन ये सेम चीज़ नहीं कर सकता है, राइट? तो उसके कारण क्या होता है, ये गैप इंक्रीज हो रहा है। अगर आप हेल्थ की के बारे में बात कीजिए, जो रिच पीपल है वो बेस्ट ऑफ द हेल्थ अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर पीपल नहीं कर सकते हैं। अगेन अ गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। सो हाइपर ग्लोबलाइजेशन जब भी आएगा तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन हमेशा रिच लोगों को और ज़्यादा रिच कर देगा और पुअर लोगों को और ज़्यादा पुअर कर देगा। सिंपल वर्ड्स में आपको बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे हाइपर ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या है, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है तो उसको पूरा करने के लिए अलग अलग कंट्री जो है बहुत सारा प्रोडक्शन कर रही है। अलग अलग प्रोडक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली अलग अलग फैक्ट्रीज बना रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज बना रही है। अब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को बनाने के कारण ग्रीन हाउस गैसेज भी तो एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन भी होगा, फैक्ट्रीज को लगाने के लिए आपको पेड़ों को काटने पड़ेंगे, जंगल क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। सो ध्यान रखिएगा, जब भी हाइपर ग्लोबलाइजेशन आएगा तो हमेशा हमारे एनवायरमेंट या फिर हमारे क्लाइमेट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। एंड फाइनली जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ वो आपस में एक्सचेंज होती रहेंगी। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, देखो मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर बुद्धिज़्म है तो वो किसी दूसरी कंट्री में जा सकता है। सिमिलरली किसी दूसरी कंट्री के जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आ सकते हैं, और इस तरीके से जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग देखे गए हैं। जैसे कि अगर आप कनाडा में देखोगे, कनाडा में इतने ज़्यादा पंजाब के लोग रहते हैं कि पंजाब के सारे फेस्टिवल्स वहाँ मनाए जाते हैं। नॉट ओनली द इंडियंस बट इवन जो कैनेडियंस हैं वहाँ पे, जो कनाडा के लोग हैं वो लोग भी अब इन फेस्टिवल्स को बहुत ही स्ट्रांगली मनाते हैं। भले ही वो गुरुपुरब हो, गुरुपुरब मतलब गुरु नानक देव जी का बर्थडे हो, या फिर लोहड़ी का त्यौहार हो, या फिर बैसाखी का त्यौहार हो, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये सब कनाडा के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली मनाते हैं। इट शोज़ कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब भारत के लोग अगर किसी दूसरी कंट्री में जाकर रह रहे हैं तो इंटरमिंगलिंग हो रही है कल्चरल प्रैक्टिसेस की, मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस की अदला बदली हो रही है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर शॉर्ट में समझिए कि यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। तो वो 4 स्टेटमेंट दे देगा और आपको पता करना होगा कि इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है। आपको ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ग्लोबलाइजेशन की इंक्रीज होने की बात हो या फिर सर्विसेज की इंक्रीज होने की बात हो ओवर गुड्स, वो पर्टिकुलर चीज जो है हाइपर ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स में आ जाएगी। नाउ हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो है इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल तीनों ही फील्ड में काफ़ी इंक्रीज होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब यूपीएससी कैन फ्रेम अ स्टेटमेंट कि जब हाइपर ग्लोबलाइजेशन होता है तो कल्चरल और इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बट हाइपर ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इम्पैक्ट्स पॉलिटिकल डायमेंशन। ऐसा कुछ स्टेटमेंट बन सकता है। बट आपको ध्यान रखना है, जो 3 डायमेंशंस होते हैं, तीनों ही डायमेंशंस बहुत तेजी से यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकता है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू मटेरियलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट द आंसर विल बी इट लीड्स टू डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है। फिर इसके बाद पूछ सकता है कि क्या वो पुअर कंट्रीज को बेनिफिट करता है हाइपर ग्लोबलाइजेशन या फिर वो हार्म करता है। सो मान लो यूपीएससी कैन फ्रेम अ स्टेटमेंट कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू मोर इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज, या फिर ये पूछ सकता है कि इट लीड्स टू बेनिफिट्स फॉर पुअर कंट्रीज। तो आपको ध्यान रखना है कि ये काफ़ी घाटा करता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। फिर एक स्टेटमेंट यहाँ पर यूपीएससी बना सकता है कि द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज वाइडन्स, या फिर इट लूजेस, या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा ड्यूरिंग हाइपर ग्लोबलाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है गैप हमेशा इंक्रीज हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम में। और इसके अलावा एक स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करता है। द आंसर विल बी यस ऑब्वियसली, बिकॉज हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है मोर एंड मोर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको ऑब्वियसली एनवायरमेंट को खतरे में डालना ही होगा, और कल्चरल प्रैक्टिसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आए कि किस तरीके से एग्जैक्टली हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो है हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। पुअर कंट्रीज़ के लिए, पुअर पीपल के लिए, इन किसी के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस पर्टिकुलर टर्म कैन कम इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। राइट। सो उम्मीद करता हूँ आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, एंड रिवीजन के थ्रू ही इस पर्टिकुलर चीज़ को आप एक्चुअली अपने माइंड के अंदर प्रॉपरली सेट कर सकते हैं।
I hope you liked this video. If you did, please do like, share, and subscribe. And thank you so much for listening.